हम सिंथियागो में मौजूद एक जेल को देखते हैं जहां हजारों खतरनाक मुजरिम कैद हैं। ये सिंथियागो की सबसे ज्यादा सिक्योर जेल है क्योंकि आज तक इस जेल से कोई भी कैदी फरार नहीं हो सका। इसकी वजह है इस जेल का वार्डन। वार्डन एक बहुत ही सख्त और बेरहम इंसान है जो जरा सी गलती पर कैदियों को बुरी तरह पीटता है। यही वजह है कि इस जेल के कैदी यहां से भागने का सोचना तो दूर, एक छोटी सी गलती करने से पहले भी 100 बार सोचते हैं। लेकिन अब वार्डन का ये खौफ ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं था, क्योंकि इस जेल में दाखिल हो चुका था एक बहुत ही शातिर इंसान जिसका नाम लेवन है। लेवन एक आर्किटेक्ट है जो किसी भी इमारत को देखकर फौरन बता सकता है कि वो कितने साल पुरानी है और उसे किस तरह डिजाइन किया गया है। जेल में दाखिल होते ही लेवन के दिमाग में यहां से फरार होने की मंसूबाबंदी शुरू हो जाती है। यहां हमें पता चलता है कि लेवन अकेला नहीं। कुछ देर बाद जेल का एक अफसर तमाम कैदियों को लाइन में खड़ा करके जेल के उसूल बताता है और खबरदार करता है कि अगर किसी ने भी उसूल तोड़ने की कोशिश की तो उसे मार दिया जाएगा। इसके बाद तमाम कैदियों को उनके ब्लॉक्स की तरफ ले जाया जाता है। यहां लेवन दौड़ते हुए सेल नंबर 50 हासिल करने की कोशिश करता है, सबसे बेहतरीन जगह है। लेकिन जब वो सेल नंबर 50 का दरवाजा खोलता है तो वहां पहले ही एक आदमी कब्जा जमा चुका होता है। ये देखकर लेवन काफी मायूस हो जाता है और मजबूरी में सेल नंबर 51 में चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि लेवन के बाकी 4 साथियों ने उन्हीं सेल्स पर कब्जा कर लिया होता है जो उनके मंसूबे के मुताबिक थे। कुछ देर बाद लेवन के साथी उसके सेल में आ जाते हैं। यहां रफेल लेवन से कहता है कि तुम्हें सेल नंबर 50 में जाना था, मगर ये तो सेल नंबर 51 है। इस पर लेवन जवाब देता है कि तुम लोगों के लिए आसान था क्योंकि तुम्हारा सेल ग्राउंड फ्लोर पर था। यहां उनका एक और साथी जर्मन पूछता है कि अब हम क्या करेंगे। इस पर रफेल कहता है कि करना क्या है, यहां से फरार होने की मंसूबाबंदी शुरू करेंगे। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि यहां एक कैदी गिटार लेकर आता है और ये गिटार बजाने वाला आदमी भी लेवन का साथी होता है। इस जेल में कैदियों को वही काम करने की इजाजत थी जो उन्हें आता था ताकि उनका वक्त गुजर सके। अगले दिन हम देखते हैं कि लेवन यहां से फरार होने की मंसूबाबंदी में लग जाता है। वो जेल के हर हिस्से को बड़ी गौर से देख रहा होता है, लेकिन जब उसकी नजर चारों तरफ मौजूद गार्ड्स पर पड़ती है तो उसे अंदाजा हो जाता है कि यहां से दीवार फलांग कर भागना बहुत मुश्किल है। इसके बाद वो प्लान बी पर काम करते हुए पैदल चलकर अपने कदमों से जेल की लंबाई नापने लगता है। जेल की लंबाई नापने के बाद वो सीधा अपने साथियों के पास जाता है और कहता है कि हमें किसी न किसी तरह यहां से भागना होगा। इस पर जर्मन कहता है कि तुम पागल हो गए हो, यहां से भागना नामुमकिन है क्योंकि जेल के चारों तरफ ऊंची दीवारें हैं जिन्हें फलांगना मुमकिन नहीं, और गार्ड्स भी हर वक्त हम पर नजर रखे हुए हैं। अगर उन्हें जरा सा भी शक हुआ तो वो हमें मार डालेंगे। तब लेवन कहता है कि मैंने अपने कदमों से जेल के बाहर जाने तक का रास्ता नाप लिया है। हम यहां से जेल के बाहर वाली सड़क से सिर्फ 90 मीटर के फासले पर हैं, इसलिए हमें दीवार फलांग कर नहीं भागना, बल्कि हम जमीन के नीचे एक सुरंग खोदेंगे जो हमें बाहर तक ले जाएगी। जेल के बाहर जंगल है और अगर हम एक बार वहां पहुंच गए तो गार्ड्स हमें नहीं ढूंढ पाएंगे और हम आसानी से फरार हो जाएंगे। लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि इतनी लंबी सुरंग खोदने के बाद इससे निकलने वाली मिट्टी को कहां छुपाया जाए। इसी दौरान जब ये तीनों सुरंग की मिट्टी छुपाने का मंसूबा बना रहे होते हैं, एक कैदी की नजर उन पर पड़ती है जिसका नाम बुगूट है। बुगूट एक धोखेबाज आदमी है जो जेल के वार्डन के साथ मिला हुआ है। जब भी वो किसी कैदी को फरार होने या कोई उसूल तोड़ते देखता है तो चुपके से जाकर गार्ड्स को इत्तला दे देता है। और अब वो काफी वक्त से लेवन और उसके साथियों पर नजर रखे हुए है, इसलिए वो सीधा आकर रफेल से मिलता है और कहता है कि मैंने कई दिनों से तुम तीनों पर नजर रखी है और मुझे मालूम है कि तुम लोग यहां से फरार होने का मंसूबा बना रहे हो, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ इस मंसूबे में शामिल होना चाहता हूं। बिगूट के चेहरे को देखकर रफेल को कुछ गड़बड़ महसूस होती है, इसलिए वो उससे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, हम तो बस आपस में बातें कर रहे थे और हमारा यहां से भागने का कोई इरादा नहीं है। अगले दिन लियोन, जर्मन और रफेल तीनों नीचे वाली सेल में आते हैं। रफेल दीवार के एक हिस्से को देखकर कहता है कि हम उसी दीवार को खोद कर सुरंग बनाएंगे। लेकिन मसला ये था कि अगर खुदाई शुरू कर दी गई तो सुरंग को खुला नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि हर शाम गार्ड्स हर सेल की तलाशी लेने आते हैं और अगर उन्होंने सुरंग देख ली तो हम सब पकड़े जाएंगे।
तब लियोन कहता है कि हम दीवार के एक हिस्से को तोड़कर बिल्कुल वैसा ही एक जाली ब्लॉक बना लेंगे, ताकि जब भी गार्ड्स चेकिंग के लिए आएं तो हम इस ब्लॉक को वापस लगाकर सुरंग को छुपा सकें। तब लियोन अपने गिटार बजाने वाले दोस्त को सेल में बुलाता है और वो अपने गिटार में से एक बड़ा सक्रिय ड्राइवर निकालकर उसे दे देता है। इसके बाद लियोन छत में एक चौकोर सुराख करना शुरू कर देता है, जिससे काफी शोर पैदा होता है। शोर को छुपाने के लिए गिटार वाला कैदी गाना गाते हुए गिटार बजाने लगता है। लियोन छत में सुराख करने में कामयाब हो जाता है। जब वो उस सुराख से अपना सर बाहर निकालकर देखता है तो उसे ऊपर एक बड़ी खाली जगह नजर आती है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वहां 80 टन से ज्यादा मिट्टी आसानी से छुपाई जा सकती थी। अब शाम होने वाली थी और गार्ड्स किसी भी वक्त सेल की तलाशी के लिए आने वाले थे। राफेल घबरा जाता है और कहता है कि हमें जल्दी इस सुराख को बंद करना होगा। तब लियोन कहता है कि जल्दी से मेरे लिए अंडे लेकर आओ। ये सुनकर राफेल अंडे लेने चला जाता है और लियोन जर्मन के साथ मिलकर छत से गिरे हुए मलबे को मजीद तोड़कर उसे मिट्टी में तब्दील कर देते हैं। कुछ देर बाद राफेल जल्दी से अंडे ले आता है। तब लियोन इस मिट्टी को एक बाल्टी में डाल देता है, साथ ही उसमें चूना भी शामिल करता है और फिर उसमें अंडे मिला देता है। इधर उनका साथी जो बाहर गिटार बजा रहा होता है, अचानक एक मुख्तलिफ धन बजाना शुरू कर देता है, जो दरअसल खतरे का इशारा होता है। यानी सिक्योरिटी गार्ड सेल्स की तलाशी लेने के लिए आ रहे होते हैं। सेल के अंदर मौजूद सब लोग इस इशारे को समझ जाते हैं और फौरन तेजी से काम शुरू कर देते हैं। वो इस मलबे को आटे की तरह गूंदकर एक ब्लॉक बना लेते हैं, फिर उसे ऊपर वाले सुराख में फिट कर देते हैं और नीचे उस जगह पर एक पोस्टर लगा देते हैं। कुछ ही देर बाद गार्ड्स उनकी सेल में दाखिल हो जाते हैं और लियोन और उसके साथियों को बाहर निकाल देते हैं। गार्ड्स पूरी सेल की अच्छी तरह तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी मशकूक नहीं मिलता। इसी दौरान एक गार्ड की नजर छत पर लगे पोस्टर पर पड़ती है। जैसे ही वो उसे उतारने लगता है, बाहर से उसका अफसर उसे आवाज दे देता है। वो गार्ड बगैर पोस्टर उतारे ही वहां से चला जाता है और इस तरह सबकी जान बच जाती है। अब उन लोगों को इस जेल में 34 दिन हो चुके थे और उन्हें जल्द अज जल्द यहां से निकलना था। इसलिए लियोन और जर्मन छत पर चढ़कर लकड़ी का एक खोखला डब्बा बनाते हैं और उसमें सफेद सीमेंट भरकर छत पर रख देते हैं। कुछ दिनों बाद उनका ब्लॉक तैयार हो जाता है। वो दीवार के सबसे निचले हिस्से को पहले से बनाए गए ब्लॉक के मुताबिक काटने लगते हैं, लेकिन खुदाई के दौरान काफी शोर हो रहा होता है, जिसकी आवाज कुछ गार्ड सुन लेते हैं और उनकी सेल की तरफ बढ़ने लगते हैं। गार्ड्स के पहुंचने से पहले ही उनका गिटार बजाने वाला साथी आकर उन्हें खबरदार कर देता है कि गार्ड्स आ रहे हैं। ये सुनकर सब लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि दीवार का जो हिस्सा उन्होंने काटा था वो उनके बनाए गए ब्लॉक से छोटा था, जिसमें वो ब्लैक फिट नहीं हो सकता था। अब जब उन्हें कोई और रास्ता नजर नहीं आता तो ये लोग जल्दी से टूटी हुई दीवार का मलबा इकट्ठा करते हैं और जहां वो सुरंग बना रहे थे वहां बड़ी सफाई और एहतियात से सामान रखकर उस जगह को छुपा देते हैं। कुछ देर बाद एक गार्ड उनकी सेल में आता है और चारों तरफ नजर दौड़ाकर चेक करता है कि कहीं ये लोग फरार की मंसूबाबंदी तो नहीं कर रहे, मगर उसे कुछ भी मशकूक नजर नहीं आता, इसलिए वो वहां से चला जाता है। ये लोग रेडियो की आवाज तेज कर देते हैं और दोबारा खुदाई शुरू कर देते हैं। कई घंटों की मेहनत के बाद और सफेद सीमेंट वाले ब्लॉक को वहां फिट कर देते हैं। अब खुदाई से निकली हुई मिट्टी को ये लोग एक बैग में भरकर ऊपर वाली सेल में ले जाते हैं, जहां उन्होंने पहले ही छत में सुराख कर रखा था, और उसे अंडे और मलबे के मिक्सचर से बने एक छोटे ब्लॉक से छुपा दिया था। वो इस ब्लॉक को निकालते हैं और ऊपर मौजूद खाली जगह में मिट्टी जमा करना शुरू कर देते हैं। जब मिट्टी रख दी जाती है तो वो दोबारा ब्लॉक लगाकर उसे सफेद सीमेंट से कवर कर देते हैं और ऊपर से तस्वीर पोस्टर लगाकर सब कुछ पहले जैसा बना देते हैं। इसी तरह रोजाना उनका गिटार बजाने वाला साथी गिटार बजाकर लोगों की तवज्जो हटाता रहता है और साथ ही गार्ड्स पर नजर भी रखता है। इधर लियोन, राफेल और जर्मन नीचे वाली सेल में सुरंग खोदते रहते हैं और जो मिट्टी निकलती है उसे मुख्तलिफ बैग्स में भरकर ऊपर वाली सेल की छत में छुपाते रहते हैं। इस तरह ये लोग रोज का एक बाकायदा रूटीन बना लेते हैं, लेकिन एक कैदी जिसका नाम ऑस्कर है, उसे उन लोगों पर शक हो जाता है, क्योंकि वो कई दिनों से उन्हें गौर से देख रहा था। वो नोट करता है कि ये लोग हर रोज एक ही तरीका अपनाते हुए नीचे वाली सेल से ऊपर वाली सेल जाते हैं
और अक्सर उनके हाथ में बैग या बाल्टी होती है। ये सब देखकर ऑस्कर को उन पर गहरा शक हो जाता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहता, बस खामोशी से उन पर नजर रखता रहता है। अब उन लोगों को जेल में 70 दिन गुजर चुके थे और जब लिवॉन सरंग को नापता है तो उसे पता चलता है कि 70 दिन में वो सिर्फ 5 मीटर सरंग ही खोद पाए हैं। ये देखकर लिवॉन बहुत मायूस हो जाता है और समझ जाता है कि 5 लोग मिलकर इस रफ्तार से कभी भी सरंग मुकम्मल नहीं कर सकते। इसीलिए वो अपने साथियों से कहता है कि हमें इस सरंग को मुकम्मल करने के लिए मजीद लोगों की जरूरत होगी। अगर हम इसी रफ्तार से काम करते रहे। इधर उनका साथी जर्मन जब मिट्टी से भरा बैग ऊपर ले जा रहा होता है तो एक गार्ड उसे रोक लेता है और पूछता है कि इस बैग में क्या है। जर्मन जवाब देता है कि कुछ खास नहीं, बस इसका जाती सामान है। गार्ड कहता है ठीक है, बैग खोलकर दिखाओ। ये सुनकर जर्मन घबरा जाता है और उसे लगता है कि आज सब पकड़े जाएंगे। लेकिन जब वो बैग खोलता है तो उसमें ऊपर सिर्फ आम सामान रखा होता है। दरअसल जर्मन ने बड़ी होशियारी से मिट्टी को नीचे छुपाकर ऊपर सामान रख दिया था। फिर भी गार्ड को शक होता है और वो उसे चेकिंग रूम में ले जाने को कहता है। तब जर्मन बड़ी चालाकी से अपने साथी लिवॉन की मदद से वैसा ही एक दूसरा बैग बदल लेता है और गार्ड के साथ चेकिंग रूम चला जाता है। चेकिंग रूम में जब गार्ड बैग को अच्छी तरह चेक करता है तो उसमें सिर्फ सामान ही मिलता है, जिसके बाद वो जर्मन को जाने देता है। अब उन कैदियों को जेल में 86 दिन गुजर चुके थे और वो मजीद यहां नहीं रहना चाहते थे। इसलिए लिवॉन और उसके साथी सरंग के काम को तेज करने के लिए ऊपर वाले फ्लोर के कुछ कैदियों को भी अपने साथ मिला लेते हैं। लिवॉन उन नए कैदियों को दीवार से ब्लॉक हटाकर सरंग दिखाता है। ये देखकर वो कैदी फौरन उनके साथ शामिल होने पर राजी हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर 5 लोग मिलकर इतनी सरंग खोद सकते हैं तो सब मिलकर जल्द ही उसे मुकम्मल कर लेंगे। और उन नए शामिल होने वाले कैदियों में कुछ ऐसे भी थे जिन्हें जल्द ही फांसी होने वाली थी, इसलिए वो पहले ही यहां से फरार होने का मौका ढूंढ रहे थे। जब लिवॉन को यकीन हो जाता है कि सब कैदी सरंग के मंसूबे के लिए तैयार हैं, तो वो उन्हें अपनी प्लानिंग बताता है। वो कहता है कि हम रोजाना 1 घंटे की शिफ्ट में काम करेंगे। 2 लोग खुदाई करेंगे, 2 लोग मिट्टी ऊपर पहुंचाएंगे और 2 लोग गार्ड्स पर नजर रखेंगे। बाकी लोग जेल के आम काम करते रहेंगे ताकि किसी को हम पर शक न हो। एक कैदी 2 घंटे सरंग में काम करके बाहर आएगा, वो फौरन नहाएगा और अपने कपड़े धोएगा ताकि गार्ड्स को उसके कपड़ों पर मिट्टी के निशान नजर न आए। अब उनका काम तेजी से आगे बढ़ने लगता है और वो रोजाना तकरीबन 100 किलो मिट्टी निकालने लगते हैं। यहां हमें पता चलता है कि लिवॉन ने ऊपर वाले फ्लोर के कैदियों को इसलिए शामिल किया था ताकि उन्हें सीढ़ियों से मिट्टी ऊपर ले जाने की जरूरत न पड़े, क्योंकि इससे गार्ड्स को शक हो सकता था। इसके बजाय वो नीचे वाली सेल की छत में एक सुराख बना देते हैं ताकि मिट्टी बराह रास्त ऊपर वाले सेल में पहुंचाई जा सके। इस तरह न सिर्फ पकड़े जाने का खतरा कम हो जाता है, बल्कि काम की रफ्तार भी बढ़ जाती है। जब भी कोई कैदी सरंग में खुदाई कर रहा होता तो ये लोग रेडियो की आवाज तेज कर देते और जैसे ही किसी खतरे का एहसास होता वो सेल के दरवाजे पर दस्तक देकर खतरे का इशारा देते, जिससे अंदर काम करने वाले कैदी फौरन सब कुछ पहले जैसा करके अपने अपने काम में लग जाते। इस तरह इस मंसूबे में शामिल हर कैदी अपने मुकर्ररा रूटीन के मुताबिक काम करता है और हर शाम सब इकट्ठे होकर अगले दिन की हिकमत अमली बनाते हैं। लेकिन एक शाम जब ये सब फुटबॉल खेल रहे होते हैं तो एक कैदी जिसका नाम ऑस्कर है, राफेल के पास आता है और कहता है कि मुझे मालूम है तुम लोग सरंग खोद रहे हो, इसलिए मैं भी तुम्हारी टीम में शामिल होकर तुम्हारा साथ देना चाहता हूं। तब राफेल ऑस्कर को लिवॉन के पास ले जाता है और लिवॉन उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। यहाँ लिवॉन अपने 2 साथियों जर्मन और राफेल से कहता है कि जिस रफ्तार से काम चल रहा है, मुझे पूरा यकीन है कि हम जल्द ही इस सरंग को मुकम्मल कर लेंगे और यहां से निकल जाएंगे। लेकिन बाहर निकलने के बाद भी खतरा खत्म नहीं होगा, क्योंकि हम 4 नहीं बल्कि तकरीबन 40 लोग हैं। अगर हमें भागते हुए पुलिस ने देख लिया तो वो फौरन हमारा पीछा करेगी और हमें पकड़ लेगी। उसलिए हमें बाहर एक ऐसे आदमी की जरूरत होगी जो हमारे निकलते ही हमारे लिए एक बस तैयार रखे ताकि हम फौरन वहां से निकल सकें। अब सब सोच में पड़ जाते हैं कि बाहर से उनकी मदद कौन कर सकता है। तब लिवॉन कहता है कि राफेल,
तुम्हारी बीवी पूलेना हमारी मदद कर सकती है। उसी दौरान जेल में रहते हुए 182 दिन गुजर जाते हैं और उस दिन कैदियों से मिलने के लिए उनके घर वाले आते हैं। राफेल की बेबी पोलिना भी आती है। राफेल उसे पूरा मंसूबा बताता है और कहता है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तुम बाहर कुछ लोगों के साथ मिलकर हमारे लिए एक बस का इंतजाम करो। पोलिना इस बात पर राजी हो जाती है और वहां से चली जाती है। अब कैदियों को सुरंग खोदते हुए 205 दिन गुजर चुके थे और सुरंग काफी लंबी हो चुकी थी। लेकिन एक दिन उनका गिटार बजाने वाला साथी जब सुरंग के अंदर काम कर रहा होता है, अचानक गार्ड सेल की तलाशी के लिए आ जाते हैं। ये देखकर बाहर खड़े राफेल और लीवन घबरा जाते हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से चीकंग रात में होती थी। लेकिन आज गार्ड्स दोपहर में आ गए थे, जैसे उन्हें शक हो गया हो कि जेल में कोई सुरंग खोदी जा रही है। गार्ड्स को देखते ही लीवन फौरन अंदर दौड़ता है और सबको खबरदार करता है कि जो भी सामान इधर उधर पड़ा है फौरन छिपा दो। ये सुनकर जो लोग काम कर रहे होते हैं वो सब जल्दी जल्दी सुरंग का काम छोड़कर सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। यहाँ गिटार वाले के साथ जो दूसरा साथी सुरंग के अंदर गया होता है वो भी बाहर आने लगता है, लेकिन गिटार वाला अंदर ही फंस जाता है, क्योंकि वो सुरंग के बिल्कुल आखिर में काम कर रहा था। किसी न किसी तरह वो भी बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर उसे अंदाजा हो जाता है कि उसके बाहर निकलने से पहले ही गार्ड सुरंग तक पहुंच जाएंगे। अब सब लोग शदीद खौफ में मुब्तला हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि आज वो सब पकड़े जाएंगे। लेकिन राफेल होशियारी से काम लेता है। वो तमाम कैदियों को इकट्ठा करके गार्ड्स के सामने आ खड़ा होता है और उन्हें आगे बढ़ने से रोक देता है। ये देखकर पुलिस अफसर गुस्से में आ जाता है और पुलिस कैदियों पर हमला कर देती है। इधर कैदी भी पुलिस का मुकाबला करते हैं ताकि उनका साथी बाहर निकल सके कि गिटार वाला साथी सुरंग से बाहर आ जाता है। वो फौरन इस सीमेंट वाले ब्लॉक को वापस सुरंग में फिट कर देता है। गार्ड्स के साथ झगड़े की वजह से तमाम कैदियों को बगैर कपड़ों के धूप में खड़ा कर दिया गया होता है। कुछ देर बाद जेल का वार्डन वहां आता है और कहता है कि इन सबको बगैर कपड़ों के सूरज गुरूब होने तक यहीं खड़ा रखो और आज उनका खाना भी बंद कर दो। दूसरी तरफ राफेल की बीवी पोलिना एक चर्च में जाकर लीवन के वालिद से मिलती है। लीवन के वालिद एक पादरी होते हैं। वहां लीवन का एक पुराना दोस्त भी आता है। पोलिना उन्हें लीवन का पूरा मंसूबा समझाती है और कहती है कि हमें उन्हें बचाने के लिए एक बस का इंतजाम करना होगा। लीवन का दोस्त उसकी मदद करने पर राजी हो जाता है और कहता है कि बस का इंतजाम मैं कर लूंगा। इधर जेल में राफेल से उसकी वकील मुलाकात के लिए आती है। उसी दौरान वार्डन उसे सिगारेट देने की कोशिश करता है, मगर राफेल इनकार कर देता है। लेकिन वो वार्डन के सिगारेट के डब्बे से पहचान लेता है कि वो किस ब्रांड का सिगरेट पीता है। अब इन लोगों को जेल में 1 साल से ज्यादा वक्त हो चुका था और सुरंग तकरीबन मुकम्मल होने के करीब थी। लेकिन एक दिन सुरंग के अंदर काम करते हुए उनका एक साथी अचानक बेहोश हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है और वो किसी तरह उस आदमी को बाहर निकाल लेता है। शाम को ये लोग मीटिंग करते हैं और फैसला करते हैं कि अब सुरंग काफी लंबी हो चुकी है, लेकिन अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस लेने में मुश्किल हो रही है, इसलिए उन्हें कोई हल निकालना होगा। जेल में एक कैदी होता है जो मशीनों के साथ काम करता है। उसके पास एक मोटर होती है जिससे ये लोग पंखा लगाकर प्लास्टिक के पाइप के जरिए सुरंग के आखिरी हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचा सकते हैं और प्लास्टिक पाइप जोड़कर सुरंग के आखिर तक ऑक्सीजन पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं और अब वहां काम करने वालों को सांस लेने में कोई मुश्किल नहीं होती। लेकिन अब जेल के वार्डन को इन कैदियों पर शक होने लगता है। वो बगूट को बिलाता है और उसे सिगारेट का एक पैकेट देकर कहता है कि जेल में कुछ ना कुछ गलत जरूर हो रहा है, इसलिए तुम इन कैदियों पर नजर रखो। बगूट इस बात को मान लेता है, हालांकि उसे अभी तक सुरंग के बारे में मुकम्मल इल्म नहीं होता। अब इन लोगों को काम करते हुए 514 दिन गुजर जाते हैं और वो जेल के बाहर तक सुरंग पहुंचा देते हैं। जहां तक उन्होंने सुरंग खोदी होती है वहां राफेल नीचे से एक छोटा सा सुराख करके ऊपर सरख रंग का माया गिरा देता है, ताकि बाहर मौजूद राफेल की बीवी पोलिना और लीवन के साथी को पता चल जाए कि सुरंग यहां तक पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ बगूट को राफेल और लीवन पर शक तो होता है, लेकिन उसे मुकम्मल यकीन नहीं होता कि वो वाकई सुरंग खोद रहे हैं। इसलिए वो अपना शक यकीनी बनाने के लिए राफेल के पास आता है और कहता है कि अगर तुम लोग वाकई फरार होने का मंसूबा बना रहे हो तो मुझे भी अपने साथ शामिल कर लो।
मैं यहाँ थक चुका हूँ। बाहर मेरी बीवी और बेटी मेरा इंतजार कर रही हैं। ये सुनकर राफील को बगूट पर तरस आ जाता है और वो उसे सब कुछ बताने ही वाला होता है कि अचानक उसकी नजर बगूट के हाथ में मौजूद सिगरेट के इसी पैकेट पर पड़ती है जो उसने कुछ दिन पहले वार्डन के पास देखा था। इसलिए राफील समझ जाता है कि बगूट वार्डन के साथ मिला हुआ है। दूसरी तरफ लीवन का एक पुराना दोस्त अपने कुत्ते के साथ रनंग के बहाने झील के करीब आता है और वो सरख रंग का मायर देख लेता है। अगले दिन लीवन का वालिद झील में आकर लीवन को बताता है कि तुम लोगों ने बाहर जो सरख माया गिराया था, हमने उसे देख लिया है। तुम लोग झील की बीरूनी हद तक तो पहुंच चुके हो, लेकिन अभी सही जगह पर नहीं पहुंचे। उसलिए तुम्हें अभी मजीद 40 फुट सरंग खोदनी होगी। उसके बाद ये लोग दोबारा सरंग को मजीद लंबा करने लगते हैं और अब चंद दिन की मेहनत के बाद उनकी सरंग तकरीबन मुकम्मल होने वाली होती है। एक दिन जब उनका एक साथी सरंग खोदने में मसरूफ होता है तो अचानक एक बहुत बड़ा जलजला आ जाता है जिससे झील की दीवारें हिलने लगती हैं। इस वक्त लीवन अपने दोस्तों के साथ बाहर फुटबॉल मैच देख रहा होता है। वो फौरन सरंग की तरफ दौड़ता है। इधर गार्ड्स तमाम कैदियों को जेल से बाहर निकालने लगते हैं ताकि दीवारें गिरने की सूरत में कोई नुकसान न हो। लीवन बड़ी मुश्किल से सरंग में फंसे अपने साथी को बाहर निकाल लेता है। अब अगरचा उसने अपने साथी को बचा लिया था, इसलिए वो दोबारा सरंग के अंदर जाता है और देखता है कि सरंग बिल्कुल महफूज है। ये देखकर उसे सुकून मिलता है। तो लीवन एक व्हील चेयर पर बैठे कैदी से मिलता है और उसे कहता है कि हम जल्द यहां से फरार होने वाले हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। लेकिन वो कैदी इनकार कर देता है और कहता है कि तुम लोग चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। आखिरकार वो दिन आ जाता है जिसका सबको इंतजार था। रात के वक्त जब कैदी टीवी पर फिल्म देखने में मसरूफ होते हैं तो सरंग की मंसूबा बंदी में शामिल तमाम कैदी एक एक करके उठकर चले जाते हैं। किसी को इन पर शक नहीं होता क्योंकि सबकी तौजा टीवी पर चलने वाली फिल्म पर होती है। ये सब कैदी आहिस्ता आहिस्ता सरंग वाले सेल में जमा हो जाते हैं और यहाँ एक एक करके तमाम कैदी सरंग में उतरने लगते हैं। उसी दौरान बिगोट जब टीवी देख रहा होता है तो उसकी नजर पीछे जाती है और उसे पता चलता है कि यहां से काफी कैदी गायब हो चुके हैं। ये देखकर उसे शक हो जाता है, लेकिन रास्ते में वह चीयर वाला आदमी बगूट को रोकने की कोशिश करता है, मगर बगूट उसे धक्का देकर गुरा देता है और आगे बढ़ जाता है। वो सीधा राफील के सेल में पहुंचता है जहां उसे सरंग नजर आ जाती है और वहां आस्कर भी मौजूद होता है जो आखिरी कैदी होता है जो अभी बाहर निकलने वाला था। अब जब बगूट को पूरी हकीकत का पता चल जाता है तो वो पुलिस को बुलाने के लिए जाने लगता है, लेकिन आस्कर उसे रोक लेता है। दोनों के दरमियान शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है और बगूट एक सिक्योर ड्राइवर से आस्कर के बाजों पर वार करके उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। उसके बावजूद आस्कर जख्मी हालत में भी बगूट को जाने नहीं देता और उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। लेकिन आस्कर खुद भी शदीद जख्मी हो चुका होता है, इसलिए वो सरंग में दाखिल नहीं हो पाता। दूसरी तरफ तमाम कैदी आहिस्ता आहिस्ता सरंग के आखिरी हिस्से तक पहुंच जाते हैं। वहां बाहर लीवन का पुराना दोस्त ऊपर से सरंग का हिस्सा खोल देता है और एक एक करके सबको बाहर निकाल लेता है। बाहर निकलते ही तमाम कैदी जल्दी से अपने कपड़े तब्दील करते हैं और फिर उन्हें दौर पल पर एक बस आती हुई नजर आती है। सब लोग फौरन उसकी तरफ दौड़ते हैं और बस में सवार हो जाते हैं, लेकिन आस्कर अभी तक नहीं आया होता, इसलिए सब उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जर्मन कहता है कि शायद आस्कर किसी मुश्किल में है, मैं उसे लेने जाता हूं। वो आस्कर को तलाश करने के लिए वापस जाता है। इधर जेल में फिल्म खत्म हो चुकी होती है और कैदी अपने सेल्स की तरफ वापस जा रहे होते हैं जब व्हील चेयर वाला कैदी सबको बताता है कि राफील के सेल में सरंग है, वहां से वो लोग फरार हो रहे हैं। ये सुनकर सब कैदी इस तरफ भागने लगते हैं। गार्ड्स को शक हो जाता है और वो मजीद गार्ड्स को बुला लेते हैं। थोड़ी देर में पूरे जेल में सायरन बजने लगता है, जिसकी आवाज बस में बैठे कैदी भी सुन लेते हैं। सब समझ जाते हैं कि अब ज्यादा देर रखना ठीक नहीं, उन्हें फौरन निकलना होगा। बस वहां से रवाना होने लगती है, जबकि आस्कर जेल में जख्मी हालत में रह जाता है और फरार नहीं हो पाता। आखिरकार कैदियों के फरार होने की खबर जेल के वार्डन तक पहुंचती है और वो शदीद गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ बस में पोलिना तमाम कैदियों को उनके पैसे और जाली शनाख्ती कागजात दे देती है, जिसके बाद सब कैदी अलग अलग होकर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। उस तरह वो सब कैदी जो महीनों की मेहनत के बाद जेल से फरार होने में कामयाब हुए थे,
आजाद हो जाते हैं, जबकि उनका एक साथी आसकर फरार न हो सका। यही इस सच्ची कहानी पर मबनी फिल्म का अंजाम होता है।